रीवा सिंह, सर्वोदय टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार, मैं ज्योति खंडेलवाल, स्वागत है आप सभी का सर्वोदय टीवी पर। पलवल देश के सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए कृषि कानूनों पर अस्थायी तौर पर रोक लगाने का फैसला दे दिया है, लेकिन किसान उनके बाद भी अपने आंदोलन को स्थगित नहीं करना चाहते। दरअसल किसानों की मांग है कि ये तीनों कृषि कानून पूर्णतः रद्द किए जाने चाहिए। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते, तब तक उनका ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। NH 19 स्थित अटोहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 42वें दिन भी कड़कड़ाती ठंड के बीच जारी रहा। साथ ही 24वें दिन 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर जिले के गांव मर्रौली की सौरतपाल के 11 किसान बैठे। किसान नेता बलविंदर सिंह ने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने कृषि कानूनों पर अस्थायी रोक लगा दी है, लेकिन देश का किसान चाहता है कि इन कृषि कानूनों पर अस्थायी रोक नहीं बल्कि इन्हें पूर्णतः निरस्त किया जाए। उन्होंने कहा कि आज लोहड़ी का पर्व है, जिस पर सरकार द्वारा बनाए गए तीनों काले कानूनों की प्रतियां लोहड़ी के अलाव में जलाई जाएंगी। इससे शायद सरकार को ये संदेश मिल पाएगा कि आने वाले समय में बनाए जाने वाले कानूनों पर देश का किसान किस तरह से एकजुट रहता है और सत्ता का दुरुपयोग करने वालों का किस तरह से विरोध किया जाता है। आने वाली 26 जनवरी को देश के जवान का टैंक और देश के किसान का लाखों संख्या में ट्रैक्टर एक साथ लाल किला परिसर में राष्ट्र ध्वज को सलामी देंगे और इस दौरान किसान देश के प्रधानमंत्री से इन तीनों काले कानूनों को वापस लेने का आह्वान करेगा। जारी है, कोर्ट ने कानूनों पर रोक लगा दी है, फिर भी किसान पीछे हटने को तैयार नहीं। आज प्रतियां जलाई जाएंगी जो लोहड़ी के त्यौहार पर यहाँ पर कृषि कानूनों पर। राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा जो इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहा है, उनके निर्णय के अनुसार आज पूरे देश में लोहड़ी के इस पावन पर्व पर जहाँ बुराइयों का दहन करेंगे, राक्षसों का संहार करेंगे, वहीं ये तीनों जो काले कानून सरकार लेकर के आई है, उन काले कानून की प्रतियां भी जलाई जाएंगी। और किसान जब तक संघर्षरत रहेगा, जब तक ये काले कानून निरस्त नहीं होंगे और MSP की गारंटी सरकार नहीं देगी, सरकार इस आंदोलन को तारपीड़ो करने का षड्यंत्र रच रही है। और जैसा कल सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया, इन तीनों काले कानूनों के ऊपर स्टे लगा है, रोक लगी है, तो इसके ऊपर किसानों का विश्वास नहीं है। ना तो किसान नेता ना किसान यूनियन नहीं गए, किसके कोर्ट में नहीं गए, जाकर के अपील नहीं की थी कि इस पर स्टे लगाया जाए या इसके विषय में कोर्ट कोई हस्तक्षेप करे। ये किसानों का विषय ही नहीं था। किसानों का विषय सीधा साधा है, सरकार से मांग है कि वो तीनों काले कानूनों को निरस्त करें और MSP की गारंटी दे, ये मांग की जा रही है। कोर्ट को माध्यम बना करके सरकार इस आंदोलन को खराब करने का प्रयास कर रही है, पर किसान जागरूक हैं, समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं। अब किसी भी प्रकार से सरकार के जो कमेटी कोर्ट ने बनाई है, क्या उसके सदस्य के बदलने की मांग भी की जा सकती है? जो 4 व्यक्तियों की सदस्य कमेटी बनाई है, वो चारों इस प्रकार के व्यक्ति हैं जो कारपोरेट के संपर्क में हैं और सरकार के दबाव में हैं और चारों जो तीनों जो काले कानून हैं उनके समर्थन में है। तो ऐसे लोगों के साथ बैठ के बात करने का तो कोई औचित्य ही नहीं है। कब तक चलता रहेगा ये 26 जनवरी की क्या तैयारी है? 26 जनवरी आ जाए, चाहे 2022 की 26 जनवरी आ जाए, आंदोलन निरंतर जब तक जारी रहेगा, जब तक सरकार इन कानूनों को निरस्त नहीं करेगी और किसानों की मांगों को स्वीकार नहीं करेगी। सर, जो परेड होगी 26 जनवरी की, वहाँ पहुँचेंगे किसान? 26 जनवरी की जो परेड है, गणतंत्र दिवस है, हमारा सबका पावन पर्व है, राष्ट्रीय पर्व है। उस पर्व के उपलक्ष्य में जो सरकार परेड निकालती है, सारा देश उसका स्वागत करता है। लेकिन भारत के स्वतंत्रता के इन दिनों में पहली बार ऐसा देखने को मिलेगा कि एक तरफ तो राजपथ पर परेड होगी जिसमें सैनिक होंगे, अस्त्र शस्त्रों का प्रदर्शन होगा, दूसरी तरफ किसान होगा जो अपने वाहन को लेकर के, ट्रैक्टर को लेकर के दिल्ली में इन काले कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन करेगा और शांतिपूर्ण प्रदर्शन करेंगे। अब तक भी इतना लंबा समय हो गया, कहीं किसी प्रकार की किसानों की तरफ से कोई हिंसा, कोई तोड़फोड़, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं किया गया। और सरकार की क्या मंशा है उसके विषय में हम क्या कह सकते हैं, पर इतना ज़रूर है कि सरकार किसान विरोधी है, गरीब विरोधी है, छोटे व्यापार विरोधी है। 2 माह पूर्व बंदूक की नोक पर मारपीट कर गाड़ी चालक से हजारों रुपए लूटने वाले एक आरोपी को शहर थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा आरोपी फिलहाल फरार है।
जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी हुई रकम की कुछ राशि को बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि इसके अलावा भी उक्त आरोपी पलवल के चांदहट थाना इलाके में लूटपाट की 4 वारदातों को और फरीदाबाद थाना इलाके में 12 वारदातों को अंजाम दे चुका है। हथीनगेट चौकी इंचार्ज एएसआई प्रीतम सिंह ने बताया कि पलवल के गांव दुरैची निवासी मेजर ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी कि वो और उसका साथी नजीरा निवासी हथीन 11 नवंबर वर्ष 2020 को अपनी बलेरो गाड़ी से फर्नीचर का सामान लाइनपुरा मोहल्ला स्थित एक दुकान पर खाली करके वापस लौट रहा था। जैसे ही वो सेक्टर 12 के समीप पहुंचा तो उनकी गाड़ी के आगे बाइक सवार 2 युवकों ने अपनी बाइक लगाकर उन्हें रुकवा लिया और बंदूक की नोक पर उनके साथ मारपीट कर उनसे 10,000 रुपए की नकदी को लूटकर मौके से फरार हो गए। पुलिस ने शिकायत के आधार पर अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया था और मामले की गहन जांच शुरू कर दी थी। 12 जनवरी को पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि गाड़ी चालक गांव दुरैची निवासी मेजर से लूटपाट करने वाला एक आरोपी सुनील उर्फ पगला निवासी त्रिखा कॉलोनी बल्लभगढ़ लूटपाट के एक मामले में नीम का जेल में है, जिसके बाद पुलिस ने अदालत से उक्त आरोपी को प्रोटेक्शन वारंट पर 1 दिन के पुलिस रिमांड पर लिया। रिमांड अवधि के दौरान सुनील ने बताया कि उसने ही अपने कन्या साथी के साथ मिलकर बंदूक की नोक पर मारपीट करके गाड़ी चालक मेजर के साथ लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया था और इसके अलावा वो पलवल के चांदट थाना इलाके में लूटपाट की 4 वारदातों, फरीदाबाद थाना इलाके में 12 वारदातों को अंजाम भी दे चुका है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से लूटी हुई रकम की कुछ राशि को भी बरामद कर लिया है। पुलिस का कहना है कि आज आरोपी अदालत में पेश किया जाएगा, जहां से उसे जेल भेज दिया जाएगा और आरोपी का एक अन्य साथी फिलहाल पुलिस की गिरफ्त से फरार है, जिसकी गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं। जल्दी उसे भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। हाँ सर, बताओगे एक आरोपी को गिरफ्तार किया है, किस मामले में गिरफ्तार किया गया है? ये आरोपी सुनील उर्फ पगला सन ऑफ श्री रमेश चंद्र निवासी भैंसरावली, जो फिलहाल त्रिखा कॉलोनी बल्लभगढ़ में रहता है, ये बहुत ही संगीन वारदातों को अंजाम देने वाला एक विख्यात मुजरिम है। इसने काफ़ी वारदात कर रखी हैं, जो लगभग 18 मुकदमों में गिरफ्तार हो चुका है। इसमें कुछ मुकदमे फरीदाबाद, चांदर थाना व पलवल जिले के भी कुछ मुकदमे हैं। इसको हमने प्रोडक्शन वारंट कल हासिल किया था अदालत से। उसके उपरांत हमने इसका 1 दिन का पुलिस रिमांड प्राप्त किया, जो दौरान रिमांड इससे बरामदगी की गई है मुकदमे के संबंध में, तथा इस मुकदमे में इस आरोपी द्वारा दुरैची गांव के एक युवक के साथ वारदात की गई थी, जिसमें लूटी हुई रकम भी इससे बरामद हुई है। वह अन्य वारदातों के बारे में इससे गहन पूछताछ की गई है। वह अन्य पूछताछ करने के उपरांत इसके जुडिशल रिमांड खत्म होने के बाद इसको अदालत में पेश करेंगे। सिटी थाने के एरिया में जब इसने वारदात को अंजाम दिया था तो कोई और भी साथी था इसका जिसकी गिरफ्तारी? सुनील नाम का साथी अन्य था, इसकी भी बरसक प्रयास किए जा रहे हैं। शीघ्र उसको गिरफ्तार कर लिया। पलवल में लगभग कितने मुकदमे इसके और कौन कौन से धाराओं में दर्ज हैं? सभी लूट की धाराओं में हैं, जो चांदर थाना और अन्य थानों के हैं। कई मुकदमे इसके पास पलवल जिले के हैं। बाकी फरीदाबाद के लगभग 18 मुकदमों में ये फिलहाल पेशी पर चला हुआ है। आज अदालत पेश किया जाएगा? आज इसको रिमांड समाप्त होने के उपरांत अदालत में पेश किया जाएगा। अभी इससे पूछताछ जारी है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत पलवल के रसूलपुर चौक स्थित गायत्री नर्सिंग होम इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि गायत्री नर्सिंग होम में एक अनोखी पहल की है। इस पहल के अंतर्गत अगर गायत्री नर्सिंग होम में डिलीवरी के दौरान लड़की पैदा होती है तो अस्पताल प्रबंधन की तरफ से सभी चार्ज फ्री कर दिए जाते हैं। इतना ही नहीं, अस्पताल प्रबंधक की तरफ से नवजात बच्चे को आशीर्वाद के स्वरूप 101 रुपए का शगुन दिया जाता है। गायत्री नर्सिंग होम में मोहननगर निवासी एक महिला ने सामान्य डिलीवरी के दौरान एक नवजात बच्ची को जन्म दिया। इस नवजात बच्ची के पैदा होने पर परिवार में जहां नई खुशियों ने दस्तक दी, वहीं डॉक्टर पवन कौशिक द्वारा संचालित गायत्री नर्सिंग होम की बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम के तहत जब नवजात बच्ची के परिवार के सदस्यों को ये पता लगा कि अस्पताल प्रबंधन लड़की पैदा होने पर किसी तरह का कोई चार्ज नहीं लेता, साथ ही 101 रुपए का शगुन देता है, तो उन्होंने डॉक्टर पवन कौशिक और गायत्री नर्सिंग होम के समस्त स्टाफ को दिल से धन्यवाद किया और कहा कि पलवल जिले में इस तरह की पहल करने वाले डॉक्टर पवन कौशिक को इस मुहिम को चलाने के लिए वे धन्यवाद देते हैं। साथ ही लोगों से निवेदन करते हैं कि गायत्री नर्सिंग होम की इस सार्थक पहल में डॉक्टर पवन कौशिक का साथ दें। वहीं डॉक्टर पवन कौशिक ने जानकारी देते हुए बताया कि गायत्री नर्सिंग होम का लक्ष्य किसी तरह का व्यापार नहीं करता है, बल्कि लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए उनका संकल्प है। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है सुरेंद्र सिंह। सुरेंद्र जी, आज
आपके यहाँ लड़की पैदा हुई है, कहाँ आपकी डिलीवरी थी और किस तरह की डिलीवरी कराई गई है? हम गायत्री नर्सिंग होम में आए। यहाँ पर हमारी लड़के की घरवाली है, उसकी डिलीवरी हुई, नॉर्मल लड़की पैदा हुई है और हमारा अच्छा स्वागत हुआ, कोई चार्ज नहीं हुआ। तो इसमें हॉस्पिटल की तरफ से कोई शगुन के तौर पर कुछ दिया गया? हाँ, शगुन के तौर पे 101 रुपये दिए। तो किस तरह की पहल मानेंगे इसको? अच्छे, एक नंबर, फर्स्ट क्लास। क्योंकि पलवल में इस तरह के अस्पतालों में इस तरह की कोई पहल सुविधा नहीं है, किसी में कोई सुविधा नहीं। डॉक्टर साहब, रात्रि में एक डिलीवरी केस आपके पास आया था, क्या रहा, किस तरह की पोजीशन है इस समय? ठीक है, बिल्कुल नॉर्मल डिलीवरी हुई है और नॉर्मल डिलीवरी से बिटिया हुई है। जैसे कि हमारे यहाँ एक प्रोसीजर है कि बेटी बचाओ बेटी अभियान के तहत बेटी होने पे हम कोई भी चार्ज नहीं करते, उसी के तहत। और बच्चा, और मैं तो यही कहूँगा कि जो जिस लायक है, मानव को मानव की जिस रूप में वो मदद कर सके वो करनी चाहिए। तो इसमें आपकी इस पहल को देखने के बाद कई हॉस्पिटल्स भी इसको फॉलो कर रहे हैं, तो क्या उनके बारे में क्या प्रतिक्रिया? मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ कि आप जो पहल हमने शुरू की है, मैं तो ये चाहता हूँ ये सिर्फ पलवल से नहीं है, पलवल में सिमट के ख़त्म ना हो जाए, पूरे देश में इस तरह की प्रक्रियाएँ चलती रहनी चाहिए। तो ये जो नॉर्मल डिलीवरी से जो बच्ची पैदा हुई है, इसको किसी तरह का कोई शगुन की भी व्यवस्था है? हाँ, 101 रुपये हम एज शगुन देते हैं बच्चे को, बिटिया को। तो इस समय पेशेंट की हालत क्या है सर? पेशेंट की हालत बहुत अच्छी है, ठीक है, स्वस्थ है बिल्कुल, जच्चा भी और बच्चा दोनों। जमीन का बढ़ा हुआ मुआवजा न मिलने से नाराज दर्जनों गांवों के किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकालकर लघु सचिवालय सेक्टर 12 के बाहर विरोध प्रदर्शन किया और सरकार में प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही 10 दिन का अल्टीमेट सरकार को देते हुए कहा कि अगर उनकी राशि नहीं मिली तो वह 26 जनवरी को फरीदाबाद में ट्रैक्टर परेड करेंगे। सैकड़ों की संख्या में लघु सचिवालय सेक्टर 12 पहुंचे दर्जनों गांव के किसानों ने मुआवजे की मांग को जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन पत्र सौंपा। किसानों ने मांग करते हुए कहा कि वर्ष 2008 में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे यानी कि कुंडली गाजियाबाद पलवल एक्सप्रेसवे के लिए फरीदाबाद में पलवल के 24 गांव की 1057 एकड़ भूमि को अधिग्रहित किया गया था, जिसके बाद 2 वर्ष 2017 में जमीन के मुआवजे को बढ़ा दिया गया, लेकिन उनको आज तक भी बढ़ा हुआ मुआवजा नहीं दिया गया है। वहीं आज भी किसानों का 1285 करोड़ रुपए की राशि NHAI को भुगतान करनी है और किसान की बार बार मांग करने के बाद भी NHAI की तरफ से किसानों को राशि भुगतान नहीं की जा रही है, जबकि हाईकोर्ट के आदेश भी किसानों के पक्ष में दिए जा चुके हैं। वहीं किसानों ने चेताया है कि अगर उनकी बढ़ी हुई ये राशि 10 दिन के अंदर नहीं दी गई तो वो 26 जनवरी को फरीदाबाद में ट्रैक्टर परेड करेंगे। सर, नाम क्या है आपका? मेरा नाम राजेश भाटी है। भाटी साहब, सड़कों पर उतरे हैं, ट्रैक्टर मार्च किया, क्या वजह? क्या करें, गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी और मैं आईना साफ करता रहा। हमारी जमीन 2008 में KGP रोड के लिए अधिकृत की गई, जिसके मुआवजे को लेकर बार बार हम कोर्ट जाते रहे। 70 लाख रुपए की मुआवजा राशि हमें दे करके उस पर जो 30% हमारा सोल्यूशन और ब्याज बनता था उसको इन्होंने नहीं दिया। 3 से 4 बार हमारे बार अपील करते रहे हमारे खिलाफ। और 2019 में 5 फरवरी को ADC जितेंद्र दहिया जी ने हमारे हक में फैसला कर दिया और NHAI ने कहा कि 15 दिन में हम आपकी पेमेंट कर देंगे, लेकिन वो 15 दिन इनके इतने लंबे हैं जैसे कोई किसी का इंतजार करता और इंतजार खत्म ही नहीं होता। 2 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अब कोरोना काल में हम घर में बैठे थे, लेकिन अब हमें भी गुस्सा आया कि हम कब तक आखिर चुप बैठे रहे, इसलिए हमारे सड़क पे हैं। तो कितनी राशि है आपकी, कितने गांव की है, कौन कौन से गांव है? ये अगर मैं पलवल और फरीदाबाद जिलों की दोनों की बात करूं तो 1285 करोड़ रुपए की राशि बनती, जिसपे 15% ब्याज चल रहा है, क्योंकि 2017 में वो राशि तय की गई थी, 4 साल को उस पर ब्याज भी अभी। कितनी हो गई अभी टोटल राशि? ये कैलकुलेशन के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बहुत बड़ी राशि है। बहुत बड़ी राशि है। जी। और ये पलवल फरीदाबाद की है? दोनों 24 गाँवों की। कौन कौन से गाँव है 24? कुछ अगर 2-4 नाम बता। इसमें मोहना है, छायसा है, मौजपुर है, अटाली है, जलाका है, पेलक है, छज्जू नगर है, अरुआ है, फज्जेपुर है। कितने समय से चक्कर लगा रहे हैं अधिकारियों के? ये 2009 में हमने पलवल में धरना दिया था और जब से आज तक हम लड़ते ही आ रहे हैं। तब से लगातार? हाँ, लगातार हम भी। अब क्या कहा है अधिकारियों को? ज्ञापन अभी ADC साहब आए थे जिन्होंने हमारा ज्ञापन लिया और उन्होंने कहा कि भाई हम इस मामले को सुलझाएंगे, तो हमने उनको 10 दिन का समय दिया। अगर 10 दिन में हमारी बात को आप नहीं सुनते हैं तो हम देश के संविधान को सम्मान करते हैं, तिरंगे को हम सलाम करते हैं, सैकड़ों ट्रैक्टर लेकर के और तिरंगा हम फहराएंगे यहीं पर आकर के।
जहाँ हमारे नेतागण रहेंगे, क्योंकि हम भी देश का सम्मान करते हैं। और ये लोग कहते हैं ट्रैक्टरों से व्यवधान होता है, ट्रैक्टर अगर जमीन में नहीं चलता तो फसल पैदा नहीं होती। 26 जनवरी देश के लिए बड़ा दिन, ऐसे दिन अगर आप ट्रैक्टर लेकर आते हैं तो कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर और बाकी जो तैयारी है उनमें व्यवधान तो पैदा होगा। हाँ, ये इसलिए नहीं होगा क्योंकि हम आतंकवादी नहीं है, कोई बम लेकर नहीं आएंगे, हम तिरंगा झंडा लेकर के आएंगे, क्योंकि हम किसान हैं, हम अन्नदाता हैं। हम अभी ट्रैक्टर लेकर के आए, एक भी व्यक्ति सड़क पर ये बता दे, हम सिर्फ अपने इलाके में लेकर, एक व्यक्ति को हमने परेशान नहीं किया और नहीं करना चाहते। पलवल के आगरा चौक स्थित सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय प्रबंधक सतीश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक ग्राहकों के लिए एक बेहद रोचक योजना लेकर आया है। इस योजना के अंतर्गत सभी लोन धारकों को भारी छूट दी जा रही है, साथ ही ब्याज पर भारी कटौती भी की जा रही है। योजना के अंतर्गत अगर किसी ग्राहक का खाता धारक का कोई ऋण अधूरा रह जाए, योजना के अंतर्गत अगर किसी ग्राहक का यानी कि किसी खाता धारक का कोई ऋण अधूरा चल रहा है या फिर खाता धारक डिफॉल्टर की श्रेणी में आ चुका है, तो ऐसे में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की ओर से एक मुश्त ऋण समझौता योजना बैंक के सर्वोच्च पदाधिकारियों द्वारा बनाई गई है। इस योजना के अंतर्गत कोई भी खाता धारक जिसने ऋण ले रखा हो वो उस ऋण को भरने में किसी वास्तविक वजह से उस लोन को नहीं चुका पा रहा है। ऐसे में सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक आगामी 20 जनवरी को एक मुश्त ऋण समझौता कैंप का आयोजन कर रहा है। इस कैंप के माध्यम से डिफॉल्टर खाता धारकों को भारी छूट दी जाएगी, जिसमें खाता धारक अपने लोन का निपटान कर सकेंगे। अगर कोई खाता धारक एक साथ ऋण का निपटान करने में असमर्थ है तो उसे बैंक प्रबंधन के अधिकारियों द्वारा एक समय सीमा के अंतर्गत उसके लोन के निस्तारण के लिए योजनाबद्ध तरीके से किस्त बना दी जाएगी। वहीं सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक के क्षेत्रीय मैनेजर सतीश कुमार ने पलवल और फरीदाबाद में कार्यरत लगभग 58 शाखाओं के खाता धारकों को इस लोन निस्तारण कैंप में आने के लिए आमंत्रित किया है। सर, बैंक की तरफ से एक मुश्त ऋण निपटारण योजना का आगामी सीवर कब लगना है और किस तरह से लोगों को इसमें फ़ायदा मिलने वाला है? देखिए, आगामी एक मुश्त ऋण निवारण जो कैंप है, हमारा शिविर है, वो अगले बुधवार को 20 जनवरी 2021 को लगना है। सर्व हरियाणा ग्रामीण बैंक की हमेशा से ये कोशिश चलती रही है बार बार कि जो भी गरीब तबके का आदमी है और वो किसी मजबूरीवश बैंक का पूरा पैसा नहीं भर सका, तो बैंक ने ये योजना शुरू की हुई है। हमारे चेयरमैन साहब का आदेश है कि जो गरीब आदमी है, जो किसी कारणवश, किसी मजबूरीवश उसका काम धंधा नहीं चला और वो पूरा बैंक का पैसा अदा नहीं कर सकता है, तो उसको कुछ ऋण में ब्याज में सहूलियत दी जाए। तो इसी के तहत पलवल डिस्ट्रिक्ट और फरीदाबाद डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत हमारी लगभग 60 शाखाएँ कार्यरत है। तो हम इन सभी शाखाओं के उन ऋणियों से आपके माध्यम से आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि भाई आपका अगर ऋण खाता अतिदेय हो गया है, एनपीए की कैटेगरी में आ गया है और आप बैंक का सारा पैसा नहीं भर सकते, तो हमारे पास हमारे अध्यक्ष महोदय चेयरमैन श्री प्रणय मोहंती जी के आदेशानुसार जो एक स्कीम बनाई गई है, उस स्कीम के तहत हम उनको ब्याज की छूट दे रहे हैं। ये छूट हर एक आदमी को उसकी आर्थिक स्थिति, लोन का मकसद और जिस काम के लिए लोन लिया था वो चला या नहीं चला, इन बातों पे निर्भर करती है। तो किसी तरह के कोई विशेष लोन पर ये छूट है या फिर सभी तरह के लोन? ये सभी प्रकार के लोन पे छूट है, लेकिन कुछ लोन है जैसे एजुकेशन लोन है हमारा। हमने किसी विद्यार्थी को एजुकेशन पाने के लिए लोन दिया ताकि वो अपना कार्य चला सके, अपना काम धंधा चलाए, अच्छी निपुणता हासिल करे, लेकिन किसी कारणवश उसको अच्छी नौकरी नहीं मिली, तो उसके लिए हमारी यहाँ विशेष प्रावधान है। इसी प्रकार से जिन्होंने किसानों ने खेतीबाड़ी के लिए लोन लिया हुआ, उनकी फसल का खराब हो गया या उनकी फसल में उत्पादनता नहीं हुई या कोई एक्सीडेंट वगैरह हो गया या घर में कोई और मजबूरी हो गई, तो उनके लिए विशेष छूट का प्रावधान है कि जबकि उनकी कृषि योग्य भूमि बैंक के नाम है नहीं, लेकिन फिर भी हम उनको रियायत दे रहे हैं। उनसे बैंक पूरा पैसा ना भरा के उनका काफ़ी ब्याज में रियायत दे के अगर वो एक मुश्त भरते हैं तो ये स्कीम चालू की गई। सर, इस स्कीम का लाभ लेने के लिए कहाँ खाता धारक कहाँ संपर्क करे, किससे संपर्क करे? प्रत्येक खाता धारक जहाँ से उसने लोन लिया है, उसने हमारी जिस भी किसी शाखा से ऋण लिया है उस शाखा से, या आज वो जहाँ भी रह रहा है और उसके नज़दीक जो भी शाखा पड़ती है
वहाँ से वो संपर्क कर सकता है। उसमें भी उसको आने जाने में दिक्कत हो तो हमने सभी अपने मैनेजरों के नंबर व्हाट्सएप वगैरह पे दिए हुए हैं। मेरा भी नंबर मैं आपके माध्यम से फिर से रिपीट करता हूँ, तो मुझे वो व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारे शाखा का कोई भी अधिकारी उससे संपर्क भी कर लेगा। अगर वो व्यक्तिगत तौर पे शाखा में या हमारे किसी भी कार्यालय में या मेरे कार्यालय में आने में असमर्थ है तो उस नंबर पे व्हाट्सएप करे। हमारा कोई ना कोई अधिकारी, कोई ना कोई बैंक का कर्मचारी उसके पास पहुँचिए, उसको विस्तृत जानकारी दे। एक बार में अगर कोई पूरा पैसा जमा नहीं करा पाता है छूट के बाद भी, तो उसके लिए किसी तरह का कोई प्रावधान? देखो, कोई एक मुश्त अगर पूरा पैसा जमा नहीं करा सकता है तो हम बैंक की तरफ से उसको 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का समय देते हैं। उसके अंदर वो पूरा बाकी का पैसा भर सकता है, लेकिन उस दिन उसको टोकन मनी के रूप में कुछ राशि अवश्य देनी होगी। तो बाकी का पैसा वो 2 महीने, 3 महीने वगैरह की किस्त में दे सकता है। कोई मैसेज देना चाहेंगे? हम तो यही कहते हैं, देखो बैंक की एक अच्छी स्कीम चली हुई है। आप किसी कारणवश बैंक का पूरा पैसा अदा नहीं कर सकते हो तो हमारे पास आए, हमसे संपर्क करें। नियमों के अनुसार आपको अधिक से अधिक छूट देके आपको ऋण मुक्त किया जाए। अगर कोई फिर भी चाहे तो हम उसको दोबारा से भी लोन दे सकते हैं, बशर्ते वो बैंक के नियमों को पूरा करता है। धन्यवाद। कांग्रेस के पूर्व विधायक करण सिंह दलाल ने भाजपा सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि नए कृषि कानूनों को लेकर सरकार गंभीर नहीं है। भाजपा का अहंकार साफ झलक रहा है। सरकार के मन में मजदूर किसानों के प्रति बेईमानी है। सरकार नए कृषि कानूनों को लागू कर पूंजीपतियों को लाभ पहुंचाना चाहती है। पूर्व विधायक करण सिंह दलाल ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के मन के अंदर किसान और मजदूर के प्रति जो बेईमानी है वो अब साफ तौर पर झलक रही है और यही कारण है कि सरकार द्वारा बनाए गए ये तीनों काले कानून किसानों के हक में नहीं बनाए गए हैं। इन कानूनों को बनाने के पीछे अडानी और अंबानी का हाथ है। इन कानूनों को बनाने के लिए अरबों रुपए का लेन देन हुआ है, क्योंकि वो लोग जमीन खरीद चुके हैं। गोदाम बनाने की तैयारी भी शुरू हो चुकी है। उन्होंने कहा कि कृषि मंत्री आए दिन झूठी बयानबाजी करते रहते हैं, क्योंकि उनका इरादा यही है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे, जबकि आज देश के सभी किसानों की यही मांग है कि सरकार इन काले कानूनों को रद्द करे, क्योंकि ये कानून किसान और मजदूर के हक में नहीं है। दलाल ने कहा कि अगर ये सरकार ये समझती है कि वो मीडिया किसानों को डराने में और धमकाने में कामयाब हो पाएंगे तो ये उनकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि आज किसानों की आवाज पूरे देश की आवाज बन चुकी है और मोदी सरकार को अपने अड़ियल रवैये को छोड़कर इन कृषि विरोधी काले कानूनों को हर हाल में वापस लेना ही होगा। प्रदर्शन कर रहे हैं कृषि कानून के खिलाफ, एमएसपी की मांग को लेकर। पलवल में भी लगभग 37 दिन हो गए हैं, भूख हड़तालें भी चल रही हैं और आज जो मीटिंग हो रही है उससे पहले कृषि मंत्री का बयान आता है कि कृषि कानूनों की मांग के अलावा, जो रद्द करने की मांग के अलावा किसान और प्रस्ताव लेकर आए मीटिंग में। तो क्या कहोगे इस बारे में? भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है वो उनकी बातों में साफ तौर पर झलक रहा है। उनके मन के अंदर जो किसान मजदूरों के प्रति बेईमानी है वो साफ तौर से झलकती हुई नजर आ रही है और यही कारण है ये जो 3 कानून बनाए गए ये किसान मजदूरों के हक में नहीं बनाए गए। इन कानूनों को बनाने के पीछे अंबानी और अडानी का हाथ था और इसमें अरबों खरबों रुपयों का लेन देन हुआ है। वो लोग ज़मीनें खरीद चुके हैं, गोदाम बनाने की तैयारी हो चुकी है, पैसा कमाने के सारे जो भी इसमें ज़रूरतें थी उनको पूरा किया जा चुका है। तो कृषि मंत्री जी आए दिन कोई ना कोई नया जो झूठ और गलत बयानी करते हैं। उनका इरादा यही है कि वो इन कानूनों को वापस नहीं लेंगे और देश के सभी लोगों की मांग ये है कि इन कानूनों को वापस लेना चाहिए, क्योंकि ये कानून किसान और मजदूर के हक के कानून नहीं है। फिर बार बार तारीख पे तारीख क्यों दिए जा रहे हैं सरकार के साथ बातचीत करने के लिए? भारतीय जनता पार्टी का जो अहंकार है, जो इनके पास बेईमानी से कमाया हुआ जो अरबों खरबों रुपया है और गैर कानूनी तरीके से इनकम टैक्स, ईडी, पुलिस बल और दूसरे सरकारी तंत्रों का प्रयोग करके ये समझते हैं कि मीडिया और जो किसान नेता हैं, जो हमारे आड़ती भाई हैं या जो और लोग इस आंदोलन में सहयोग कर रहे हैं, उनको डराने में, धमकाने में, उनकी जुबान को चुप कराने में कामयाब हो जाएंगे। लेकिन ये इनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। ये आवाज़ पूरे देश की आवाज़ बन चुकी है और मोदी सरकार को इन तीनों काले कानूनों को वापस लेना होगा और जितना जल्दी हो सके वापस ले लें, उतना ये एक अच्छी बात इनकी मानी जाएगी।
नगर परिषद कार्यालय में हाउस टैक्स की नस्ली रसीद काटकर सरकार को आर्थिक नुकसान पहुंचाते हुए नब की छवि को खराब करने के संबंध में शहर थाना पुलिस ने शरारती तत्वों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शहर थाना प्रभारी अनूप सिंह का कहना है कि नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी कुलदीप मलिक ने पुलिस में लिखित शिकायत दर्ज करवाई है कि नामालूम व्यक्ति द्वारा नगर परिषद की नकल रसीद हाउस टैक्स की बनाकर धोखाधड़ी से पेमेंट लेकर के कार्यालय की छवि को धूमिल किया है। इसलिए ऐसे शरारती तत्वों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनन कार्यवाही की जाए ताकि इस प्रकार के कार्य करने वाले शरारती तत्वों को दंडित किया जा सके एवं भविष्य में इस प्रकार के होने वाले आर्थिक नुकसान से बचा जा सके। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर मामला दर्ज कर मामले की गहनता से जांच शुरू कर दी है। जांच में जो भी तथ्य पुलिस के हाथ लगते हैं उसी के आधार पर आरोपी के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। हाँ सर, बताओगे एक नगर परिषद की जो फर्जी हाउस टैक्स पर्ची काटने का मामला सामने आया है, क्या शिकायत दी है, क्या कार्रवाई की जा रही है? ये श्री कुलदीप सिंह मलिक जी हैं, कार्यकारिणी अधिकारी है। उसने कंप्लेंट दर्ज कराई कि हमारे यहाँ फर्जी हाउस टैक्स की रसीद काटी जा रही है, तो उस मैटर में यहाँ प्राप्त हुई दरखास्त, उस पर हमने मुकदमा दर्ज किया है और उसकी तफ्तीश जारी है। अज्ञात के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है? अज्ञात के कौन कौन सी धाराओं में सर ये मुकदमा? ये धारा है जी 420, 467, 467, 471 IPC की, इनके तहत मुकदमा दर्ज है। तफ्तीश जारी है, रिकॉर्ड वगैरह लेकर जो भी सामने आएगा तथ्य कार्रवाई की जाएगी। NH 19 स्थित अटौहा चौक पर चल रहा किसानों का धरना 44वें दिन भी कड़कती ठंड के बीच जारी रहा। साथ ही 26वें दिन 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर जिले के गांव बजादा पहाड़ी सौरभ पाल के 11 किसान बैठे। किसान नेताओं का कहना है कि जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होते हैं तब तक उनका ये आंदोलन निरंतर जारी रहेगा। शुक्रवार को पलवल धरने पर पहुंचे बाबा सेवा सिंह ने 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल पर 11 किसानों की भूख हड़ताल को किसानों को दूध पिला करके तुड़वाया। कृषि कानूनों पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा बनाई गई कमेटी से किसान बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। किसान नेता महेंद्र सिंह चौहान का कहना है कि हम सरकार के साथ सौहार्दपूर्वक वार्ता करना चाहते हैं, लेकिन सरकार वार्ता से पहले ही ऐसे नाटक रच देती है जिससे प्रतीत होता है कि सरकार किसानों की मांगों पर किसी भी तरह से विचार नहीं करना चाहती। वहीं उन्होंने आगामी 26 जनवरी को होने वाली गणतंत्र दिवस की परेड को लेकर के कहा कि देश भर का किसान इस परेड में शामिल होना चाहता है, जिससे हम सरकार को ये बता सके कि किसान किसी भी कार्य में पीछे नहीं है। उन्होंने कहा कि वो अपने ट्रैक्टरों के साथ गणतंत्र दिवस की परेड में अपनी भागीदारी देंगे और आगामी 18 जनवरी को शीर्ष पर बैठे किसान नेताओं से जो आदेश उन्हें प्राप्त होंगे उन्हीं के अनुसार आगे की रूपरेखा तैयार की जाएगी। वहीं बाबा सेवा सिंह ने कहा कि उनका ये किसान आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं हो जाते। लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे हैं। क्रमिक भूख हड़ताल का आज 26वां दिन है। 44 दिन धरने प्रदर्शन को हो गए। आज बैठक भी होने जा रही है सरकार। क्या उम्मीद है कोई समाधान हो? देखिए, हम तो पहले भी कई बार इस बात को आपसे कह चुके हैं दिनेश भाई कि किसान हमेशा उम्मीद पे जीता है और हम मालिक से उम्मीद करते हैं कि आज की जो वार्ता है वो किसानों की सरकार की सार्थक रहे और इस दुख की घड़ी में परमात्मा इस मोदी को भी ऐसी कोई सद्बुद्धि दे जो किसानों के साथ सहमति बनाए और तीनों कानूनों को वापस ले ले और किसान हंसी हंसी अपने घर को चले जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ दिनों की जो चालबाजी राजनीतिक दिखाई दे रही है उससे लगता है कि सरकार उस रास्ते पर नहीं चलना चाहती जिस पर किसान उसका उम्मीद कर रहे हैं। किसान बिल्कुल खुले दिल से वार्ता के लिए तैयार है, लेकिन सरकार आने से पहले ही कोई ना कोई वक्तव्य ऐसा जारी करा देती है जिससे किसानों के मन में बड़ी शंका पैदा होती है। आज आप देख रहे हैं कि किसानों की जो एक कमेटी सुप्रीम कोर्ट ने गठित की थी उसमें किसी किसान नेता से ये नहीं पूछा कि आप कोई वैसा व्यक्ति दें जिस पर आप भरोसा कर सकें। सरकार ने पता नहीं किस माध्यम से कोर्ट को व्यक्ति चयनित कराए जिनमें से एक साथी ने, आप जानते हैं कि उसने इस्तीफा भी दे दिया और उसने माना भी है कि मैं किसानों के साथ हूँ और शायद समिति में रह कर के मैं किसानों का समर्थन नहीं कर पाता, इसलिए उसने जो भूपेंद्र सिंह मान है उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया और पूर्णतः किसानों के साथ है। 26 जनवरी क्या तैयारी? क्योंकि आज भी अगर कोई फैसला नहीं होता है, कोई सहमति नहीं बनती है तो क्या रहेगा आगे? देखो, पीछे किसान नेताओं की जो पीछे मीटिंग हुई थी, जो 40 किसान जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं और उस दिन हम भी हमारे यहाँ से हमारे साथी सब मिलकर वहाँ चले गए थे, 4-5 साथी, हम भी उस बैठक में शामिल हुए थे। तो उस दिन ये तय हुआ था कि 26 तारीख के बारे में हम 18 तारीख को घोषणा करेंगे कि हमें क्या करना है। वैसे जो पूर्व में घोषणा थी उसके अनुसार ये है कि हमें सबको तैयार रहना है
यदि दिल्ली चलने का आह्वान आता है, जैसी उम्मीद है कि हमें चलने का शायद आह्वान आएगा, तो हम तमाम देश के आसपास के जो राज्य हैं, उत्तर प्रदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, उत्तराखंड है, हिमाचल है, राजस्थान, इन सभी राज्यों के किसान दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। और हम चाहते हैं कि 26 जनवरी में हमारी भी सहभागिता हो, चाहे हमारा विरोध है, लेकिन राष्ट्रीय पर्व पर हम कोई टकराव नहीं चाहते। हम भी शांतिपूर्ण ढंग से अपने, चाहे हमारे पास बैलगाड़ी है या ट्रैक्टर है, उससे हम 26 जनवरी में शामिल होना चाहते हैं। महज इसलिए तिरंगा लगा रहेगा उस पर तिरंगा लगा रहेगा और अनुशासन के साथ रहेंगे। हम कभी भी, ना पहले ना आगे, हम कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे हमारे देश की आन पे, हमारे देश के सम्मान पे कोई ठेस आए। परेड में शामिल होकर जताने क्या चाहते हैं? परेड में शामिल होकर केवल हम ये दिखाना चाहते हैं पूरी दुनिया को और इस देश के नेताओं को कि हम किसी भी कार्य में आपसे पीछे नहीं हैं, लेकिन आज हम शामिल होकर ये दिखाना चाहते हैं कि आप हमारी मांगों पर गंभीरता से विचार करें। पूरी दुनिया इस समय, केवल भारत में नहीं, लगभग 11 मुल्कों में हमारे इस देश के जो कानून बना है इसका विरोध कर रहे हैं, और वो लोग भी कर रहे हैं जिन्होंने इन प्रणालियों को देख लिया जो सरकार यहाँ लागू करना चाहती है।